Hello student, it continue our topic D and F ब्लॉक। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो D एंड F ब्लॉक के बारे में चल रहा था और चैप्टर D एंड F ब्लॉक इसमें भी हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो D ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनके बारे में हमने बहुत जर्नल जो चीजें थी वो डिस्कस कर ली थी, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किसको कहना है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किसका कितनी सीरीज होंगी, वो सबको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जर्नल ट्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के जर्नल ट्रेंड्स पढ़ेंगे। जर्नल ट्रेंड्स इन सम प्रॉपर्टीज, इन सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का जर्नल ट्रेंड हम पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नंबर 1 एटॉमिक साइज, या इसी को ही आयनिक रेडियस के फॉर्म में भी जान सकते हैं। एटॉमिक साइज नहीं कहो तो एटॉमिक रेडियस भी हो सकता है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो जनरली जो ट्रेंड एटॉमिक साइज का होता है वही ट्रेंड किसका होता है, वही जो ट्रेंड है वो किसका होता है, आयनिक रेडियस का होता है, आयनिक साइज का होता है। आपको पता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं कहां पर एग्जिस्ट होते हैं, तो ये कौन सा ब्लॉक है, एस, इधर कौन सा होगा, पी, और बीच में होता है डी। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट एस और पी के बीच में होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो बताइएगा डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है इनका जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो किस किस के बिटवीन होने वाला है। तो आप कहोगे कि सर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनका साइज एस और पी के बीच वाला होता है, इनसे तो छोटा होगा और इनसे क्या होगा, बड़ा। राइट, ये लीजिएगा। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांजिशन सीरीज है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर बेटा हमने कल पढ़ा था 3-4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D सीरीज होती है, 6D सीरीज होती है। अब डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो कॉमनली हमने कहा कि इनसे ये स्मॉलर होंगे, जबकि इनसे कैसे होंगे, ये लार्जर होंगे। लेकिन अगर हम इन की बात करें तो देखिएगा कॉमन ट्रेंड क्या कहता है, कॉमन ट्रेंड कहता है कि जब आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाइए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आपको पता है जर्नल हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, जब हम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका जो साइज है वो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होते होते बीच में जाकर के जो साइज है ये साइज कांस्टेंट हो जाता है, और सबसे लास्ट में आकर के इसका जो साइज है वो साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देखिएगा कैसा है, यहाँ पर क्या ट्रेंड है, यहाँ एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है। जर्नल ट्रेंड तो कहता है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है या जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर है वो होता है कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा इन स्टार्टिंग, और उसके बाद में मिड में जाकर के लगभग ये कैसा हो जाता है, कांस्टेंट, और लास्ट में जाकर के कैसा हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही अराइज होता है कि आप बताइएगा इस तरीके का साइज क्यों है। पहले वो साइज जो था वो डिक्रीज हुआ, हमें डिक्रीज होना समझ में आता है, पढ़ा हुआ है हमने प्रीवियस क्लासों में कि एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन बीच में या कांस्टेंट और लास्ट में जाकर इंक्रीज हो जाता है। अब आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि यहां इस तरीके का क्यों हुआ, बीच में कांस्टेंट और लास्ट में जो साइज है ये साइज इंक्रीज क्यों हुआ, आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना है।
क्यों इंक्रीज हुआ, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसे, तो देखिएगा बेटा इसे हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है ये न्यूक्लियस और उसके बाद में ये शेल, शेल में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, ये सब ये इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरीके के फोर्स वर्क करते हैं। कौन कौन से दो तरीके के फोर्स वर्क करते हैं, देखिएगा जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल वाले की बात कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो इनर या पेनल्टीमेट सेल में या इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दो तरीके के फोर्स वर्क करते हैं। इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, रिपल्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। कौन कौन से दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक लगता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम क्या कहते थे, जेड इफेक्टिव कहते थे, ठीक है। दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिपल्शन फोर्स अप्लाई होता है, इसको हम क्या कहते थे, सील्डिंग इफेक्ट या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा करते थे। सील्डिंग इफेक्ट या इसको क्या कहते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, जैसे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कीजिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके 4 के s में 2 और 3 के d में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये सबसे आखिरी का फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल जो है उसका जो एस सब सेल है उस एस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एस सब सेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो हो गए 4 के s के 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो कहां पर होता है, 3d में। तो 3 का d, ये कौन सा शेल है, थर्ड के d में कितना इलेक्ट्रॉन गया, पहले d के अंदर जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिएगा जैसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर शेल के ऊपर देखिएगा रिपल्शन फोर्स कम अप्लाइड होगा या ज्यादा अप्लाइड होगा। तो अब इसलिए अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर उसके द्वारा ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर रिपल्शन जो फोर्स लगने वाला है, इसका मतलब सील्डिंग जो इफेक्ट लगने वाला है, ये सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम लगने वाला है, ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, थोड़ा सा सील्डिंग इफेक्ट जो है वो काम करने वाला है। तो फिर कौन सा फोर्स जो है वो ज्यादा काम करने वाला है, वो ज्यादा काम करेगा इन इलेक्ट्रॉनों को, जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिएगा तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम की अगर हम बात करें, वेनेडियम, क्रोमियम की, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो जेड इफेक्टिव होता है, ये जो इफेक्ट है जेड इफेक्टिव वाला जो है, ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है ये ग्रेटर होती है किसकी बजाय, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बजाय, सील्डिंग इफेक्ट की बजाय ज्यादा होती है। अब आप देख लीजिएगा, अब रिपल्शन कम लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली साइज क्या होगा, छोटा होगा। जब आप स्कैंडियम से निकल के टाइटेनियम पर जाएंगे, टाइटेनियम में क्या हो रहा है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 हो गया है, तो 4 के s में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है, बट d में कितने हो गए, 2। अब एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक और इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर गया है, एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर आ गया है। बताइए अब क्या होगा, तो देखिएगा जैसे ही यहां से यहां आप जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली, और एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर बढ़ा है, तो देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ गया, 3d में, यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो एक प्रोटॉन यहाँ इंक्रीज हुआ है ये भी अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट्स राइट। उसके बाद में जैसे आप वेनेडियम पर, क्रोमियम पर जाओगे, क्या होता जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो जेड इफेक्टिव है वो जेड इफेक्टिव पावरफुल होता है, ग्रेटर होता है, किसकी बजाय, सील्डिंग इफेक्ट की बजाय। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे क्या होता जाएगा, तो देखिएगा जब आप क्रोमियम, मैग्नीज आगे जाते जाओगे, आयरन तक पहुंचोगे,
तो कोबाल्ट तक जाओगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इसका 25 है, इसका 26, इसका 27। तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d7 4s2। तो जैसे ही अगर आप कोबाल्ट निकिल तक पहुंचोगे तो एस में तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 ही रहेंगे, बट डी के अंदर 3d जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पर देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब यहां पर हो गए हैं तो बताइएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको न्यूक्लियस तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर डी में ज्यादा हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको रिपेल करेंगे तो बताइएगा इन इलेक्ट्रॉनों पर अब कौन सा इफेक्ट जो है वो ज्यादा होने लग जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इनके ऊपर लगाने वाला वो जो रिपल्शन जो इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्गर होने लग जाएगा। तो मिड में जाकर के क्या होता है? मिड में जाकर के क्या होता है? जेड इफेक्टिव और जो सील्डिंग इफेक्ट है ये दोनों एक दूसरे का क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कर लेते हैं तो एक इफेक्ट क्या करता है? साइज को डिक्रीज करता है, दूसरा साइज को इंक्रीज करता है। दोनों बैलेंस हो गए इसलिए साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिड में जाकर के क्या होता है? ये जो साइज है क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे कॉपर जिंक पर पहुंचोगे तो जिंक में जाकर के डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 और 4s2। तो यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए। तो बताइए डी पूरा का पूरा भले के भर गया, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसको और भी स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। तो अब लास्ट में जैसे आप पहुंचोगे तो लास्ट तक जाते जाते क्या होता है? कौन सा इफेक्ट कमजोर हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला जेड इफेक्टिव जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो कर रहा था, ये कैसा हो गया है? ये कम हो जाएगा, और उसकी वजह कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा? जो सील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में जेड इफेक्टिव जो है ये कम होगा, और जो सील्डिंग इफेक्ट है ये क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। और सील्डिंग इफेक्ट पावरफुल हो जाएगा तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा वर्क करेगा, जिस कारण से साइज क्या हो जाएगा? साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले क्या होता है? पहले जो साइज है वो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। मिड में जाकर के अप्रॉक्स थोड़ा सा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, और लास्ट में जाकर के क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्यों डिक्रीज, क्यों कांस्टेंट हुआ है? तो उसको हम इन दोनों इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि साइज के ऊपर इन दोनों का ही क्या होता है? दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है साइज के ऊपर, या ये दोनों जो इफेक्ट होते हैं ये मिलकर के ही साइज को डिसाइड करते हैं। एक साइज को छोटा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एटम को, और दूसरा जो है वो क्या करता है? साइज एटम के साइज को बढ़ा देता है, लार्ज कर देता है, एक्सपेंड कर देता है उसको, सील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? आउटर शेल के ऊपर डी में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, स्टार्टिंग में डी 1 2 3 4 5 6 कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो रिपल्शन फोर्स कम लगेगा। तो स्टार्टिंग में सील्डिंग इफेक्ट जो है ये कम होगा, ये कम होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। मिड में आकर के दोनों बैलेंस हो जाएंगे, लास्ट में जाकर के सील्डिंग ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए। इस तरीके से ये हो गया एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। दैट्स राइट। इसके बाद में ये जो हमने बात की है एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस की, ये जो हमने बात की है, ये तो बात की है, ये आपके पास में एस ब्लॉक, ये आपके पास में पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। तो ये जो बात हमने की है ये तो बात की है ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट बात की है हमने। अगर आप अप टू डाउन जाओगे तब बताइएगा क्या होगा। ऑब्वियसली अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर तो क्या होता है? आपको पता ही है साइज क्या होता है? लगातार इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है अप टू डाउन जाने पर साइज? अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? एक्सप्लेन कर सकते हैं अप टू डाउन जाने पर साइज क्यों इंक्रीज होता है? हाँ, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो था वो 3D में जाएगा, यहाँ 4D में जाएगा, यहाँ 5D में, यहाँ 6D में। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण से साइज जो है इंक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन काम करता है। क्या एक्सेप्शन काम करता है? तो देखिएगा वो एक्सेप्शन पढ़ते हैं। जब आप अप टू डाउन जाओगे तो साइज में थोड़ा सा एक्सेप्शन कहाँ आ जाता है? देखिएगा देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा अप टू डाउन जाने पर, समझेंगे। ये आपके पास एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये बीच का डी ब्लॉक है। हमने कहा कि जब आप अप टू डाउन एक ग्रुप के अंदर जाओगे तो
शेल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिस कारण से साइज इंक्रीज होता जाता है। यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकंड ग्रुप होगा, उसके बाद ये थर्ड ग्रुप है, ये वाला स्कैंडियम वाला। यहां पर स्कैंडियम से जब आप यूट्रियम पर जाओगे, यहां से लेंथेनम पर, यहां से एक्टिनियम पर जाओगे, तो देखिएगा लगातार या कंटिन्यूस जो साइज है वो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहां पर थर्ड के बाद जब फोर्थ ग्रुप की बात आप करोगे, तो जब हम टाइटेनियम से जर्कोनियम पर जाते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हम जर्कोनियम से हैफनियम पर जाते हैं तो भी साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पर तुम्हें याद रखना है, जो साइज है जर्कोनियम का और हैफनियम का वो अप्रॉक्स बराबर ही होता है। दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज है, ये जो सीरीज है ये 3D, ये कौन सी है 4D, 4D के बाद ये कौन सी है 5D। तो बेटा बस केवल यहां तो अंतर होता है, लेकिन यहां के बाद जो 4D वाले जो एलिमेंट हैं और जो 5D वाले जो एलिमेंट हैं, इनका जो साइज है अप्रॉक्स बराबर ही होता है। 4D सीरीज वाले जो एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स और 5D सीरीज वाले जो ट्रांजिशन मेटल हैं, इनका साइज अप्रॉक्स क्या होता है, बराबर ही होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ लिट्रियम की वजह लेंथेनम तो काफी बड़ा है, तो जर्कोनियम की वजह हैफनियम को भी काफी बड़ा होना चाहिए, लेकिन हैफनियम और जर्कोनियम है ना, इसका साइज अप्रॉक्स बराबर होता है, इनका साइज भी अप्रॉक्स बराबर होता है। तो बाकी के जो 4D एलिमेंट हैं उनका जो साइज है वो अप्रॉक्स 5D के इक्वल ही होता है। एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों। यहां तो हमें समझ में आ रहा है नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है इसलिए साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां भी तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। लॉजिक क्या काम करने वाला है ऐसा भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉजिक ये काम करेगा कि ये लेंथेनम जो है ये 57 पे आ गया और उसके बाद हैफनियम 72 पर आ रहा है, तो बीच के जो 40 एलिमेंट है वो कहां चले गए भाई 14 एलिमेंट। तो देखिएगा लेंथेनम के बाद में यहां पर बीच के 58, 59 लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो कहां पर चले गए, वो लेंथेनोइड सीरीज में चले गए। ठीक है, और ऐसा हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेंथेनोइड सीरीज में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो कंटिन्यूअसली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, जिसे हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और फिर ये फिनिश होने के बाद जब 72 पे अपनी आता है तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इस कारण से हैफनियम और जर्कोनियम का जो साइज है अप्रॉक्स इक्वली होता है, या 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं इनका साइज अप्रॉक्स बराबर होता है। याद सेम ऐसा ही यहां पर होगा, इनका और इनका साइज भी कैसा होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि 89 के बाद फिर कौन आ गया 103 आ गया ना, तो बीच में कौन आने वाला है, यहां पर 90 से लेकर के 104, 90 से लेकर के 103 तक बीच में 14 एलिमेंट आएंगे, तो साइज कंटिन्यूस डिक्रीज होता जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से ये जो कोर्सेटोवियम होगा इसका साइज छोटा होगा, तो लगभग बराबर ही साइज यहां पर आने वाला। इधर से इधर जाएंगे, साइज पहले डिक्रीज होगा, बीच में कांस्टेंट होगा, लास्ट में इंक्रीज होगा। अप टू का डाउन जाएंगे तो साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो थर्ड ग्रुप के अंदर तो ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, मगर आगे के ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। आगे के ग्रुप में क्या होगा, 3D की बजाय 3D जो है इसकी बजाय 4D वाले जो एलिमेंट है इनका साइज बड़ा होगा, लेकिन 4D की बजाय 5D की बात करेंगे तो अप्रोक्स जो साइज है वो 4D और 5D का बराबर ही होगा। यस राइट। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्कोनियम और हैफनियम दोनों का साइज, नाइलोबियम और टेंटेनम दोनों का साइज अप्रॉक्स बराबर होता है, आप बता दीजिए साइज बराबर क्यों, जबकि इन दोनों को कैसा होना चाहिए था, साइज के फॉर्म में लार्जर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां से यहां जब हम जा रहे हैं हैफनियम पर, तो हैफनियम से पहले कौन से एलिमेंट आ गए, 14 एलिमेंट लेंथेनोइड के आ चुके हैं। और लेंथेनोइड में क्या होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और उसी का इफेक्ट यहां तक ऑब्जर्व होता है, जिसका इनका साइज कैसा रहता है, स्मॉलर ही रहता है। ये लीजिएगा, ये हो गया है इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सी, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है नंबर 2, दैट इज मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर में क्या कहेंगे ये जो एस ब्लॉक दैट इज पी ब्लॉक, और उनके बीच में है ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट यहां पर हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं।
मेटल्स होते हैं और ये मेटल की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। हालांकि मेटल तो ये भी होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, ये भी मेटल्स तो ये भी होती है, और मेटल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपको याद है देखिएगा यहाँ पर लोहा है, चांदी है, सोना है, ठीक है ना, ये मेटल्स यहाँ पर है, कॉपर है, ये भी मेटल्स होती है और सोडियम भी मेटल होती है। अब आपने ऐसा पढ़ा हुआ है सोडियम जो होता है ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, इसको ब्लेड से काटा जाए तो कट जाती है, लेकिन आप लोहे को, कॉपर को, चांदी को, इनको काटे ना ब्लेड से कट जाती है क्या? नहीं कटती हैं। इसका मतलब ये जो होती है ये टिपिकल मेटल होती है और मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? जैसे सबसे पहले तो इनका एमपी बीपी कैसा होता है? हाई होता है। दूसरी चीज ये हार्ड होती है। तीसरी चीज ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। चौथी चीज ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करती है। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। ये कैसी होती है? डक्टाइल होती है, मैलेबल होती है, ठीक है ना। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ये शो करती है, ठीक है। अब मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करती है, लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी तो यहां पर भी शो होती है, बट इनके कंपेयर में ये कैसी होती है? हार्ड होती है। इनके कंपेयर में इनका जो एमपीबीपी है वो कैसा होता है? हाई होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इनका ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, लेकिन ये तो सॉफ्ट मेटल है बट ये हार्ड मेटल है, इनकी वजह इनका एमपीबीपी कैसा होता है? हायर होता है। आपको एक्सप्लेन करना है कि सर इनका एमपीबीपी हायर क्यों होता है। तो अगला जो टॉपिक है मेटेलिक करेक्टर होने के बाद में वो हम पढ़ने वाले हैं इनका एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको याद होना चाहिए ये सारी की सारी मेटल्स हैं, और मेटल्स जो होती हैं उन मेटल्स में आप बताइएगा किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप कहेंगे सर मेटल्स जो होती है उन मेटल में तो मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड का एक्चुअल में कोई डायग्राम नहीं होता, कोई डायग्राम इसका नहीं है, तो फिर ये होता किस तरीके का है? तो ऐसा सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा? मेटेलिक बॉन्ड कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं कि ये आपके पास मेटल की कोई भी वायर, आयरन की हो, कॉपर की हो, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की, मेटल की वायर, उसमें क्या होंगे? मेटल के एटम्स होंगे, ये मेटल के एटम्स। अब ये मेटल के एटम्स हैं, तो फिर मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, किस तरीके का बना होता है? तो देखिएगा क्या सजेशन दिया गया है मेटेलिक बॉन्ड के लिए। कहा गया है कि ये जो मेटल्स है ना, ये मेटल्स क्या करते हैं? अब मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स बहुत इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो ये जो मेटल के एटम्स हैं ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। जब ये मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लॉस कर देते हैं तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल करके बाहर आ गए हैं तो बताइएगा इनके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे क्या होगा? उससे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल जो थी वो मेटल के एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। और साइंटिस्ट तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का एक ओशियन बन जाता है भाई, पूरा इलेक्ट्रॉन के एक ओशियन बन जाता है। और इस ओशियन के अंदर मेटल के जो कटायन है ना, ये कटायन एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं, उसमें मेटल के कटायन एम्बेडेड होते हैं। अब क्या होता है? होता यह है कि ये मेटल का कटायन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या काम करने वाला है? अट्रैक्शन फोर्स काम करने वाला है। इस तरीके से अपने आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबके साथ में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके थ्रू ये सब के सब आयन्स आपस में जुड़े रहेंगे। इन बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। That is metallic. अब मुझे बताइए ये जो मेटल है, इस मेटल की अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, इस मेटल के मैं एमपी बीपी की बात करूं, और इसके अलावा इस मेटल की मैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की बात करूं।
इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। हार्डनेस जानते हो, एमपीबीपी जानते हो। इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? ये जो आपके पास में मेटल का लैटिस है, इस मेटल के लैटिस से अगर मैं एक मेटल के एटम को सेपरेट करना चाहता हूं, तो अकेला मेटल का यहां से एटम निकालूं, तो क्या वो निकल के आ जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये जो मेटल का एटम है, यहाँ ये इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डेड होगा। इट मींस मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगर इस एटम को मैं निकालना चाहता हूं, तो मुझे इस सारे के सारे मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी मैं यहां पर अप्लाइड करूंगा, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये एटोमाइजेशन की एंथैल्पी हो, ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी यहां पर दूंगा। अब कब ये एनर्जी मुझे ज्यादा देनी है, कब कम देनी है? ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि सर कब एनर्जी ज्यादा देनी है? ये अट्रैक्शन फोर्स, इट मींस मेटालिक बॉन्ड जो है, अगर ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर यही मेटालिक बॉन्ड कैसा हुआ, वीक हुआ, तो फिर मुझे एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ेगी। तो सीधी सी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बोले तो एटम को, अकेले एटम को मेटल क्रिस्टल से रिमूव करना है, लेकिन अपने आप होगा नहीं, वो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, तो सारे मेटालिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अब मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड है तो ये एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। इट मींस एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होगी। और अगर मेटालिक बॉन्ड वीक है तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कम होगी। तो हार्डनेस इसकी, एमपीबीपी और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन तीनों के तीनों किस पर डिपेंड करते हैं? तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। दैट्स राइट। अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बने होंगे, जिसका हार्ड भी होगा, एमपीबीपी भी ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी हायर होगी। और अगर मेटालिक बॉन्ड वीक बना हुआ है तो वीक बना है तो हार्डनेस भी कम होगी, एमपीबीपी भी कम होगा, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी कम होगा। सोडियम में क्या होता है? याद रखिएगा, सोडियम में क्या होता था? ये सोडियम है। सोडियम में क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस सोडियम का देखिएगा, सोडियम का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल। थर्ड शेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम क्या करता है? अपना जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, जिससे यहाँ पर सोडियम के कैटायन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों और इन कैटायन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ये मेटालिक बॉन्ड है, तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्ड लगेगा या मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी? वो वीक होगी। दैट्स राइट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है? आप स्कैंडियम की बात कर लीजिए या किसी और की बात कर लीजिए। अगर आप स्कैंडियम की ही बात करेंगे तो क्या होने वाला है? वहां पर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 4 के s में 2 3d1। अब देखिएगा स्कैंडियम में क्या है? ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 4 के s में 2 और उससे अंदर 4 के s में 2 और उससे अंदर 3d में 1। स्कैंडियम क्या काम करता है? तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिएगा ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करती हैं? इनमें देखिएगा जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है? आउटर एस। तो एस के जो इलेक्ट्रॉन है हिसाब से बस केवल ये इलेक्ट्रॉन ही मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? वो कहता है कि भाई साहब ये जो 4s और ये जो 3d है ना, इनके बीच एनर्जी का जो गैप या एनर्जी का डिफरेंस है ना, उन्हें बहुत ज्यादा नहीं होता। एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना, इसलिए इनके अंदर s के इलेक्ट्रॉन है, ये तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में d के अनपेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, d के अनपेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स या नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स भी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसलिए हार्डर होंगे, एमपीबीपी ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी ज्यादा होगी। दैट्स राइट।
अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइएगा ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर होती है या इनका एमपीबीपी हायर होता है, ये ज्यादा हार्ड होते हैं, क्यों? इन सबका आंसर क्या है? सबका आंसर है कि सर इनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों है भाई? तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्ड बनता है उस मेटालिक बॉन्ड के अंदर आउटर शेल के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट करते ही है मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इसके अलावा कौन और पार्टिसिपेट कर लेते हैं? जो इनर सेल के जो d ऑर्बिटल्स है उनके इलेक्ट्रॉन। और d के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? याद रखना है ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमेशा बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है इसलिए, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है डी के वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण से यहां पर नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एमपीबीपी हायर होगा। दैट्स राइट। ये हो गया इनका मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में एमपी और बीपी। अब देखिएगा एमपीबीपी अगर हायर होगा तो फिर आपको बताना है कि यहां पर एमपीबीपी हायर होगा किसका, सबसे ज्यादा एमपीबीपी किसका है। देखिए अब हम एक एक सीरीज में बात करते हैं, एक एक सीरीज में बात करें तो हमें कंक्लूजन के फॉर्म में इतना निकल कर आ गया हमारे पास में कि इनका मेटेलिक बॉन्ड का आपको जो फॉर्मेशन होगा उसमें आउटर शेल के s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और अंदर का जो d ऑर्बिटल है उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिस कारण से यहाँ मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एमपीबीपी हायर होगा, हार्डर होंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। अब देखिएगा अब अगर हम बात करें 3D सीरीज की, 3D सीरीज के अंदर कौन कौन होता है? 3D सीरीज में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक है। अब बताइएगा आप इनके अंदर सबसे ज्यादा एमपीबीपी किसका होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एमपीबीपी किस पर डिपेंड करने वाला है? ये डिपेंड करने वाला है मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर। और मेटेलिक बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? एस के इलेक्ट्रॉन और डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक बार चेक कर लीजिए स्कैंडियम में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? 4 के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के डी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिएगा एस के दोनों इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे और डी का अनपेयर्ड वाला, डी में अनपेयर्ड कितना है? 1 है अकेला, तो ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। टाइटेनियम में 22 है तो डी में 2, एस में 2, तो एस वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, डी के भी पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पार्टिसिपेट करने वाले? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वेनेडियम में कितना हो जाएगा? वेनेडियम के अंदर होगा D3 और S